नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना महामारी को रोकने सहित कई मुद्दों पर मेडिकल प्राचार्य और चिकित्सकों से चर्चा की। सीएमआर से दोपहर 1 बजे वीसी से सीएम ने सभी से संवाद किया। कोविड-19 मामले पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रमुख प्रोफेसर से चर्चा की। 7 एजेंडों पर समीक्षा की गई। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई थी। उसमें जो राजस्थान के जो प्रसिद्ध डॉक्टर्स जितने भी हैं उनको बुलाया गया था और सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सुपरिटेंडेंट्स उनको बुलाया गया था और सब चीफ सेक्रेटरी, हमारे सेक्रेटरी, मंत्री जी सभी अवेलेबल थे। उसमें ये डिसाइड करने के लिए कि अभी तक जो कोविड की स्थिति क्या है पूरे राज्य में। दूसरा उसमें यह है कि जो हमारी जो डिस्चार्ज पॉलिसी है, जो मरीज को हम भर्ती करते हैं, भर्ती करने के बाद डिस्चार्ज करते हैं, उस पॉलिसी पे हमको क्या बात करनी है। जो पॉलिसी चल रही है वही हो या उसके दूसरी हो। दूसरा उन्होंने ये भी पूछा कि भाई अब 30 जून के बाद में धर्मस्थली खोलने की बात हुई थी, इस पर उन्होंने सबके ओपिनियन ली, डॉक्टर्स की ओपिनियन ली कि भाई आप अगर हम धर्मस्थली खोलते हैं तो उसमें भीड़ होगी तो उससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, इस बारे में उन्होंने जांच की पूछी। दूसरा जो नए टेस्ट आ रहे हैं, हमारे जो रैपिड एंटीजन जो टेस्ट आ रहे हैं, उन टेस्ट के बारे में भी ये सोचा है कि भाई टेस्ट करें। वो अभी उपलब्ध होने वाली है हमारे पास टेस्टिंग की कैपेसिटी ना, तो वो ये करते हैं कि हम सभी कॉलेजेस में अलग अलग वो टेस्ट करा के और एक सेंसस बना रहे हैं कि वो एक नया टेस्ट आ रहा है जिसमें केवल आधा घंटा लगता है टेस्ट करने में। उस टेस्ट के लिए भी उन्होंने हमसे बात की है। दूसरा एक हमारे होती है कि सीरो सर्विलेंस कि पब्लिक में सपोज नॉर्मल पब्लिक में कितने में एंटीबॉडी बनी हुई है कि जिससे कि उनको हार्ड इम्यूनिटी आ जाए और वो जिसको इन्फेक्शन नहीं हो। इन बिंदुओं को लेके आज करीबन हमारी 2 घंटे वीसी हुई है और उसमें सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। जो पुराने हमारे चिकित्सक से जो रिटायर्ड थे, वीसी थे, इन सभी ने अपने अपने ओपिनियन दी हैं। सरकार ने इनकी सभी ओपिनियन सुन ली है। अब इसके ऊपर जो भी सरकार निर्णय करेगी उसके बाद में बता चिकित्सा विभाग द्वारा जारी की गई लिस्ट के अनुसार आज 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज खबर लिखे जाने तक सामने आया है। चिकित्सा विभाग द्वारा लिस्ट के अनुसार संत कंवरराम कॉलोनी रामनगर स्थित एक गर्भवती महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी तरह आहता मोहल्ला श्री टॉकीज निवासी 60 वर्षीय वृद्ध संक्रमित पाए गए हैं। तीसरे नंबर पर कलकत्ता से आया ब्यावर के कसाई मोहल्ला निवासी 38 वर्षीय पुरुष। वहीं चौथा पॉजिटिव ब्यावर के मातृछाया ब्यावर निवासी 18 वर्षीय युवक जो जयपुर से ऑपरेशन करवाने से पहले पॉजिटिव पाया गया। इसी के साथ अजमेर में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज आज सामने आए हैं। महाराणा प्रताप के शूरवीर का पराक्रम, शौर्य, सफल नेतृत्व और संगठन क्षमता का विस्तार से उल्लेख माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के कक्षा 9 से 12 तक पाठ्य पुस्तकों में किया गया है। ये जानकारी आज बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने प्रेस वार्ता में दी। साथ ही अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 10 और 12 के लिए पाठ्य पुस्तकों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। नवीन सत्र में कक्षा 9 और कक्षा 11 में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है। यह पाठ्य पुस्तक के प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा प्रकाशित की जा रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शिक्षा सत्र 20-21 के लिए कक्षा 10 एवं कक्षा 12 के लिए पाठ्य पुस्तकों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। नवीन सत्र में कक्षा 9 एवं कक्षा 11 में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है। ये पाठ्य पुस्तकें प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा प्रकाशित की जा रही है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 पुस्तक का राज्य सरकार द्वारा गठित समीक्षा समिति द्वारा अध्ययन करने के उपरांत समिति की अनुशंसा अनुसार पुस्तकों को वर्ष 19-20 में प्रिंट करवाया गया था। इस पर विधानसभा में कुछ प्रश्न उठे थे जिनका जवाब देकर शिक्षा राज्य मंत्री महोदय ने संतुष्ट कर दिया था। विगत 1 वर्ष से यह पुस्तक प्रचलन में है तथा इस वर्ष 2020-2021 में इस पुस्तक में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।
धारा 144 का उल्लंघन करना आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दीपक शर्मा सहित 9 लोगों को महंगा पड़ गया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने बिना परमिशन के धरना प्रदर्शन करने के दौरान 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सीओ नॉर्थ डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि गुरुवार दोपहर आम आदमी पार्टी अध्यक्ष दीपक शर्मा के साथ कई कार्यकर्ता केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर पुतला फूंकने आए थे, जिन्हें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भाटी ने काफी समझाने की कोशिश की, मगर वह नहीं माने, जिस पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सहित 9 लोगों के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। कल जैसे कि सबको पता है ज्ञापन देने आए थे, बिना परमिशन के उन्होंने धारा 144 जो है उसका उल्लंघन किया, जिसकी उनकी समझाइश भी की गई, पर फिर बाद में जो है जब नहीं हुआ तो फिर उसके ऊपर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। 10 जनों के विरुद्ध सिविल लाइंस के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया है और जो 144 को तोड़ने के अधिनियम है उनके अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। अजमेर में आज कांग्रेस के श्रद्धांजलि सभा के प्रोग्राम में आपस में ही कांग्रेसी नेता उलझ पड़े। शहीदों को फूल चढ़ाने के मामले को लेकर विवाद खड़ा हो गया। वरिष्ठ कांग्रेसियों की मौजूदगी में यह मामला हुआ। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के सोना धनवानी फूल चढ़ाने के लिए जा रहे थे, तभी पीछे से कांग्रेस के ही मेंबर शमसुद्दीन ने पीछे से आकर सोना धनवानी को गिरेबान पकड़कर पीछे धक्का दे दिया और लात घूंसे चला दिए। ये देख सभी कांग्रेसी के बड़े नेता ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जो हमारे अभी देश के जवान शहीद हुए हैं उनके लिए यहाँ शहीदों को सलाम दिवस के रूप में आज यहाँ मनाया गया और उस पर उनको सादर सुमन अर्पित करते हुए पुष्प चक्र उन पर लगाकर हमने आज यहाँ शांति से हम यहाँ बैठ रहे हैं और उनका स्मरण कर रहे हैं। उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे, उनके परिवारों को जो है ऐसे दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और देश के जवानों की जान हमारे ऐसी नहीं जाएगी, उसका निश्चित तौर पर हमारे देश के हर बच्चे के अंदर और हमारी पार्टी के हर कार्यकर्ता के अंदर एक जुनून है कि वह उन शहीदों की जान को इस तरह नहीं जाने देगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर हम हमारे देश के केंद्र सरकार के नेतृत्व को हम कहना चाहते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा एकता अखंडता बनी रहे, उसके लिए उनकी किसी भी सुरक्षा के अंदर और किसी भी रूप में देश की रक्षा के अंदर उनको ठोस कदम उठाने चाहिए। एनएसयूआई छात्र संगठन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के गलवान घाटी में चीनी सेना द्वारा अनावश्यक झड़प के विरोध में आज केंद्र सरकार के खिलाफ छात्रों ने मुंडन करा अपना विरोध दर्ज कराया। एनएसयूआई उपाध्यक्ष दिनेश चौधरी ने बताया कि झड़प में भारतीय सेना अधिकारी सहित 2 जवान शहीद हो गए। उसके बाद भी केंद्र सरकार द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के अजमेर जिला के कार्यकर्ताओं ने जो चीनी झड़प में भारत के जवान शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया था और भारत की केंद्र सरकार जो इस कार्यक्रम उनका बदला लेने में और भारत का प्रतिनिधित्व करने में बिल्कुल वो विफल रही थी, उनको एनएसयूआई कार्यकर्ता अपना मुंडन करवा के शहीदों के सम्मान में मुंडन करवा के केंद्र सरकार को जगाना चाहती है कि मोदी जी और बाकी केंद्र के सारे नेता जो अपने एसी लगे हुए कमरों में और आरामदायक भवनों में सो रहे हैं, उनको राष्ट्रीय मंचों पे और सार्वजनिक मंचों पे आना चाहिए और देश की जनता को विश्वास में लेना चाहिए कि केंद्र सरकार मजबूत है और केंद्र सरकार देश के जवानों के साथ खड़ी है। लेकिन इस मामले में केंद्र सरकार ने आज तक ये आंकड़ा भी स्पष्ट नहीं किया है कि चीनी झड़प में कितने सैनिक शहीद हुए भारत के। ये बड़ी दुर्दशा की बात है, ये केंद्र सरकार की बड़ी विफलता है। एनएसयूआई का कार्यकर्ता केंद्र सरकार से ये अपील करते हैं कि देश के जवानों का बदला लिया जाए,
एक के बदले 4 सीट लाने वाली केंद्र सरकार आज चुप्पी साध के बिलों में घुस के छुपी हुई है। ये देश की जनता के साथ बड़ा धोखा है। NSUI कार्यकर्ता मुंडन करवा के आज ये जताना चाहते हैं कि NSUI कार्यकर्ता किसानों, जवानों और किसान पुत्रों के साथ खड़े। अजमेर में बड़ी संख्या में विद्युत विभाग के शहरी उपभोक्ता हैं। इसमें अधिकतर के सामने नई मुसीबत आ रही है। अब करंट से ज्यादा विद्युत बिल ही लोगों को करंट मारने लगा है। उपभोक्ताओं के पास इन दिनों जो बिल आ रहे हैं वे बहुत ही अनाप शनाप है। इसके कारण वे मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। हालांकि विभाग बाद में संशोधित कर बिल दे रहा है, फिर भी इसे लेकर कुछ दिन तो लोग परेशान हो ही जा रहे हैं। जिनकी पहुंच है उनका काम तो तुरंत हो रहा है, लेकिन आम लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। आज वैशाली नगर स्थित टाटा पावर कार्यालय में बिल जमा कराने आए बुजुर्गों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हम वैशाली नगर अभियंता नगर से हैं जी। प्रॉब्लम ये है कि अभी आज मैसेज आया है 31,000 का बिल भरिए आप, उसकी डेट लिखी है 11/7 लास्ट डेट है जी। नहीं तो फाइन आएगा या पता नहीं क्या इनका सिस्टम होगा। अभी जून में हमने एक बिल भरा है, वो हमारे पास मैसेज आया था, बिल नहीं आया था, वो आपने भर दिया जी। वो हमने भर दिया है 5,450 का 2/5 को बिल भरा है हमने, ये रहा, ठीक है ना। इसकी ड्यू डेट तो बहुत थी, मगर हमने 4-5 दिन पहले ही भर दिया था। मगर अभी एक बिल और आया, मैसेज आया है 31,130, 31,113। एक महीने में इतना बिल कैसे आ सकता है? ये हमारे बिल की ना यहाँ पे रीडिंग बिल्कुल सही नहीं आती है, और बिल को मतलब है ना ये करेक्शन भी सही से नहीं करके देते हैं। और मेरे पापा भी 3 बार 3 चक्कर काट के गए हैं, सही से करा नहीं है, कह दिया कि भर दो बिल और वो कर दो, मतलब सही से काम नहीं करते मतलब। और रीडिंग तो सही आती नहीं है बिल में, और बार बार है ना इनका बिल वो मीटर ख़राब हो जाता है। मीटर बार बार ये 3 महीने में मीटर ख़राब हो जाता है, बार बार चेंज कर जाता है। अभी भी हमारे घर पे आए थे कि मीटर ख़राब है आपका, वो ख़राब है, तो रीडिंग में टेंशन आती है, तो फिर ऐसे बिल परमानेंट सही नहीं मिलता है, जो बिल्कुल व्यवस्था सही नहीं है। मेरा नाम प्रिंस कुमार है, पंचशील C ब्लॉक। कानस और ओखरा के ग्रामीणों ने आज मुआवजे की मांग को लेकर जो नागौर अजमेर बाईपास है उसका काम रुकवा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की ओर से सही सर्वे का काम नहीं किया गया और अभी आधे से अधिक लोगों को मुआवजा नहीं मिला, और इसके बावजूद बिना नामांतरण के, बिना अभी विरासत खुले सरकार जो इनकी ओर से जो बॉडी जो काम कर रही है उनकी ओर से पक्के पेड़ तोड़ दिए गए हैं, ट्यूबवेल तोड़ दिए गए, खड़ी फसलें नष्ट कर दी गई है, पक्के निर्माण नष्ट कर दिए गए। किसानों को बड़ी भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। और किसानों ने आज जो किसानगण प्रधान अशोक सिंह रावत और अधिवक्ता महेंद्र सिंह रावत है उनके नेतृत्व में प्रदर्शन किया है, काम को रुकवा दिया है। और किसानों ने और ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक उनके प्रॉपर सर्वे होके अगर उनको जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलता तब तक वो किसी भी सूरत में बाईपास का काम शुरू नहीं होने देंगे। पुष्कर से दिलीप नागरा के साथ सीताराम पाराशर स्वामी। हाईवे के चक्कर में हाई कोर्ट भी गए हैं, धरना प्रदर्शन भी किया है। जब तक हम फार्म भर के पुष्कर जाते हैं तो बोले अजमेर जाओ, अजमेर SDO भूमि अधिकारी वो अजमेर वाला है, विरासत तक नहीं हुई हमारी। और ये 4-5 खातेदार है, ज़मीन तो वापसी हमारी पुरानी है, और वो बोले मुआवजा ADO में जमा हो गया, वहाँ से लो तो ADR हमारे को मुआवजा देंगे क्या, जबकि जायज़ ये मौका स्थिति में नहीं देखी वो कहाँ मुआवजा देना है, किस काश्तकार को देना है। क्या मांग है आपकी? अब मांग यही है हमारी, जब तक यह मौके पे आके सबके सर्वे करके सबको जिस आदमी मौका पे बैठा है उसी को ही मुआवजा मिलना चाहिए, दूसरे आदमी को नहीं दिया, दूसरा आदमी को किसी को मुआवजा नहीं दिया। हाईवे अजमेर नागौर बाईपास निकल रहा है, उसमें ग्राम होकर और कानस के ग्रामीणों का ये मांग है कि इस प्रकार जो हाईवे निकला इसमें फलदार पौधे, इनके पक्के मकान है, 4 दीवारी है, ट्यूबवेल है, कुएँ हैं, उनका कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया। उसके अलावा उनको ये जो काम को चालू करके और फलदार पौधों को जो इस पर आज बूंदों के पेड़ है, जामुन के पौधे हैं, इन पौधों को ये उखाड़ रहे हैं और इनके बिना विरासत, बिना नामांतरण के ये जो सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और ग्रामीण जिला कलेक्टर महोदय के पास भी गए थे, SDM साहब के पास भी गए थे, पुष्कर तहसीलदार जी और SDM मैडम के पास गए, पर आज तक इनके न तो कोई नामांतरण हुआ है, न इनका भौतिक सत्यापन हुआ है। उसके अलावा ADA वाले, ADA तो अभी आया 5-7 साल पहले, ये तो सैकड़ों साल से ग्रामीण होकर गांव और कानस गांव वाले यहीं के जाए जन्मे, यहीं इनके मकान बने हुए हैं। आज ADA वाले कह रहे हैं कि ये ज़मीन तो ADA में
आ गई, ये मकान एडीए मुआवजा देगा। तो इन सब की मांग ये है कि जब तक हमारे को पक्के पौधों का और आपके मकानों का, चार दीवारी का, ट्यूबवेल का, कुओं का हमें मुआवजा नहीं मिल जाता, नामांतरण विरासत नहीं खुल जाती, तब तक हम आगे इस काम को नहीं करने देंगे। आज ये दोनों गाँवों के लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं और सरपंच साहब और मैं भी इन गाँव वालों की जायज़ मांग है। और मैंने अभी एसडीएम मैडम पुष्कर को भी फ़ोन पे सूचना दी है कि इन ग्रामीणों की ये मांग पूरी करें और इनका जब तक ये सारा काम नहीं हो तब तक इस काम को गाँव वालों ने रोक दिया है और ये मौके पे आके और इनकी सबकी समस्या का समाधान करें। मौके पे प्रशासन की वजह से कोई मौके पर नजर आया कोई अयन जयन वगैरह ये सारे थे, वो गए अभी कि हम एसडीएम मैडम के पास जा रहे हैं और एसडीएम मैडम पुष्कर से मेरी फ़ोन पे बात हुई है। परंतु हम जब तक ये काम को आगे नहीं बढ़ने देंगे जब तक इन गाँव वालों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जिले के ईंट भट्टों पर काम कर रहे श्रमिकों और उनके परिजनों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन शुक्रवार को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए रवाना हुई। सुबह से ही भट्टा मालिक श्रमिकों को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचे। जिले के 676 श्रमिकों का नाम पता दर्ज किया गया। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ट्रेन में बैठाया गया, साथ ही उनके भोजन की व्यवस्था भी की गई। कितने टाइम से लॉकडाउन से परेशान थे और कहाँ पे थे? हम तो 3 महीना हो गया सर, यहाँ फंसे हुए से। हम लोग जोधपुर में थे, खेमे कुआं में। काम धंधा पूरा बंद था। 3 महीने तक ऐसे ही खाए। हम भी सरकार ले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो अब? छत्तीसगढ़ जा रहे हैं सर, रायपुर। तो किसकी तरफ से जा रहे हो? सरकार ले रहा है सर। अच्छा, कहाँ पे रहते थे और क्या करते थे? हम लोग जोधपुर में थे, खेमे कुआं में। विक्टोरियन प्लस था अपना कंपनी का नाम, लेकिन लॉकडाउन के बाद पूरा काम बंद हो गया था। आज घर जाके जा रहे हो? बहुत खुशी है सर। हम कितने मेंबर हो हैं? हम लोग 5 आदमी हैं। 5 आदमी। सेवा है सरकार ने फ्री? हाँ, फ्री में दिया है सर। क्या कहना चाहोगे सरकार को आप? सर सरकार को धन्यवाद। और क्या बोलेंगे सर? आज अजमेर से छत्तीसगढ़ के लिए एक स्पेशल ट्रेन रवाना की है, श्रमिक ट्रेन, जिसमें करीब 674 मजदूर हैं, जिसमें मुख्यतः ईंट भट्टे में जो कार्य कर रहे थे वो उन परिवार के और मजदूर हैं जो उनको आज यहाँ से अजमेर से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना किया गया। सभी को सैनिटाइज़र, मास्क और उनके भोजन की व्यवस्था की गई है। और अब इस ट्रेन के लेकर के अभी तक कुल 9 ट्रेन्स यहाँ से रवाना हो चुकी हैं और काफ़ी उत्साह था। ये श्रमिक हैं, ये इतने दिनों से फंसे हुए थे, इन्हें घर जाने की इनकी उत्कंठा थी, तो इनको रवाना कर दिया गया और उम्मीद करते हैं कि अब अजमेर में ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड मजदूर नहीं है। और ये ऑपरेशन जो चलाया गया है मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए, इसमें नगर निगम, एडीए, जिला परिषद और एक संस्था है प्रयास करके एनजीओ, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा है। तो मैं सभी को धन्यवाद अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अब कोरोना से संबंधित कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ स्टैंडर्ड नहीं है। तो अभी भी कुछ मजदूर है क्या अभी भी जिले में जो? नहीं, अब ऐसी कोई अभी हमारे पास ऐसी जानकारी नहीं है। कितने यात्री हो गए? 674। आने वाले मानसून में वन विभाग के कर्मचारी किस तरीके से विभिन्न कार्य करेंगे, इसकी तैयारियों को लेकर आज वन विभाग के मुखिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों से संवाद किया। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आने वाले मानसून को देखते हुए वन विभाग के मुखिया पीसीसी विभाग श्रीमान रेड्डी साहब द्वारा ली गई थी। वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी देने के संबंध में तथा कैसे एरिया को ट्रीट किया जाए भी आगामी वृक्षारोपण समय में, इस बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दे करके लाभान्वित किया गया है। किस तरह के निर्देश दिए गए हैं कदम उठाने? वैसे तो जो वृक्षारोपण का कार्य है वन विभाग का लगातार आने वाला कार्य है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें वृक्षारोपण के समय स्टाफ भूल जाता है। उसको दृष्टिगत रखते हुए वापस एक तरह से रिपीटेशन टाइप का ये प्रोग्राम था और इसमें यह भी बताया गया कि हमारी कौन से रेयर स्पीसीज़ हैं, उनको कैसे लगाना है, कैसे गांव वालों को साथ लेकर वृक्षारोपण का कार्य करना है और हम अच्छे से अच्छा इस वर्षा का सहयोग लेकर के और इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बनाएं। साथ साथ में वन महोत्सव भी करें, लोगों को जागरूक करें और अपने साथ इस वन विभाग के महत्वपूर्ण कार्य में जोड़ें। इस बारे में विस्तृत जानकारी दी।